नमस्कार दोस्तों, दुनिया में हर एक देश अपनी शक्तियों को निरंतर बढ़ाने में लगा रहता है। जहाँ कुछ देश अपनी शक्तियों को अपनी रक्षा के लिए बढ़ाते हैं, तो वहीं कुछ देश दूसरे देश पर अधिकार के लिए बढ़ाते आए हैं। इतिहास भी गवाही देता है कि कैसे कोई देश अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए किस हद तक जा चुका है। दोस्तों, हमारे आज के वीडियो में एक ऐसे ही देश की बात होगी जिसका साम्राज्य यूरोप से लेकर एशिया तक और अफ्रीका से लेकर अमेरिका तक फैला हुआ था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश अंपायर की। ये वही अंपायर है जिसमें अभी का मॉडर्न सुपर पावर यूएस भी एक समय ब्रिटिश कॉलोनी था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय यूके एक सुपर पावर था, जिसके साथ फ्रांस, यूएस और रशिया जैसे बड़े देश जर्मनी के खिलाफ खड़े थे। तब पूरे विश्व का 35% जीडीपी यूके अकेले कंट्रोल करता था और दुनिया भर में उनके इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट्स राज कर रहे थे। यूके 27% वर्ल्ड मैन्युफैक्चर्ड एक्सपोर्ट्स कंट्रोल करता था, जिसके जीडीपी में ट्रेड का शेयर 54% तक था, जो कि जर्मनी के 40% ट्रेड शेयर और यूएस के 10% ट्रेड शेयर से कहीं ज्यादा था। महात्मा गांधी के आंदोलन में मैनचेस्टर क्लॉथ को बॉयकॉट करने की बात होती थी, जो कि यूके का सबसे बड़ा प्रतीक है। ब्रिटिश आर्मी भी बहुत विशाल थी, जिसमें विश्व भर के जवानों ने ब्रिटिश साइड से हिस्सा लिया। यहाँ तक कि भारतीय जवान भी उनमें शामिल थे, जिनकी शहादत को श्रद्धांजलि देने के लिए ब्रिटिशर्स ने इंडिया गेट बनवाया। ब्रिटिश अंपायर कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी फ्रांस में प्रोफेसर उत्सव पटनायक के अनुसार ब्रिटिशर्स भारत से लगभग 45 ट्रिलियन डॉलर लूटे, जिसे भारत के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने भी क्लेम किया। इनकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पराजित जर्मनी को 1919 में वर्साई की संधि में मजबूरन हस्ताक्षर करना पड़ा, जिसके तहत जर्मनी को अपनी भूमि का एक बड़ा हिस्सा गंवाना पड़ा और साथ ही भारी क्षति पूर्ति का भार भी झेलना पड़ा, और यही संधि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कारण भी बनी। तो आइए जानते हैं ब्रिटिश अंपायर के पतन के कारणों को। पहला कारण है वर्ल्ड वॉर 1। इस वॉर में ब्रिटिशर्स को 7,15,000 सैनिकों को खोना पड़ा था और लगभग 15 लाख से ज्यादा सैनिक घायल हुए थे। यूके को लगभग 3.6% ह्यूमन कैपिटल, 10% डोमेस्टिक एसेट्स, 24% ओवरसीज एसेट्स का नुकसान हुआ और लगभग 25% जीडीपी वॉर एफर्ट्स में वेस्ट हुआ। इस भारी नुकसान की वजह से यूके को यूएस जैसे देशों से लोन्स लेने पड़े। अब इतना भारी नुकसान झेल रहे यूके को अपना अंपायर चलाने में मुश्किलें आने लगी। ऊपर से महात्मा गांधी के आने से भारत में यूके के खिलाफ आंदोलन भी शुरू हो गए थे, जिसमें भगत सिंह तथा सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारियों ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग भी उसी दौरान कर दी। ब्रिटिशर्स भारत में कमजोर पड़ने लगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद आयरिश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी शुरू हुआ, जिसने यूके को काफी नुकसान पहुंचाया और 1922 में एक फ्री स्टेट बन गया। साथ ही वर्ल्ड वॉर के अंत से पहले रशिया में बोल्शेविक रिवॉल्यूशन शुरू हुआ और कम्युनिस्ट सोवियत रशिया का जन्म भी, जो आगे चल के दुनिया के कई देशों में इंडिपेंडेंस मूवमेंट को सपोर्ट करने वाला था। सोवियत भले ही वर्ल्ड वॉर 2 में यूके के सपोर्ट में था, लेकिन वह बाकी देशों के लिए वरदान साबित होने वाला था। यूके के पतन का दूसरा कारण 1929-1930 के दौरान आर्थिक डिप्रेशन का रूप लेकर उभरा, जिसे द ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है। इस डिप्रेशन का असर ऐसा हुआ कि लगभग 27 लाख लोग बेरोजगार हो गए। जैसा कि हमें पहले ही बताया गया कि यूके एक्सपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री था, लेकिन डिप्रेशन की वजह से यूके के एक्सपोर्ट्स भी आधे हो गए। इंडस्ट्रियल एरियाज भी बुरी तरह प्रभावित हुए। उधर जर्मनी की हालत बहुत नाजुक हो गई। वो यूके को ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स का मैसिव कंपनसेशन यूके को दे रहा था और द ग्रेट डिप्रेशन ने पॉपुलेशन को भुखमरी की आग में झोंक दिया। इन सबसे नाराज एडोल्फ हिटलर की नाजिज्म फिलॉसफी मजबूत हो गई और हिटलर का उदय हुआ। इटली में भी समान विचारधारा फैशिज्म का उदय हुआ, जिसका नेतृत्व बेनिटो मसोलिनी कर रहा था।
वर्ल्ड वॉर 1 में इटली ब्रिटेन की ओर से लड़ रहा था, लेकिन जिस तरह से मुआवजे बांटे गए उससे इटली नाराज था। 1930 के दशक के बाद नाजिज्म और फैशिज्म यूके के वजूद के लिए खतरा बन चुके थे। पतन का तीसरा कारण 1939 में नाजी जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण करना साबित हुआ, जिससे वर्ल्ड वॉर का जन्म हुआ। यूके और फ्रांस ने जर्मनी के साथ युद्ध किया, लेकिन 1940 में जर्मनी ने फ्रांस को हराकर उसे अपने अधिकार में ले लिया। बाद में जापान और इटली भी जर्मनी के सपोर्ट में आए और ये संयुक्त रूस से कई सालों तक युद्ध पर युद्ध जीतते रहे। एक रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटिश एक्सपोर्ट्स 37% से फिर गिर गए और उन्हें फिर से लगभग 3.75 बिलियन लोन यूएसए से लेना पड़ा। खैर, अंत में यूएसए और यूएसएसआर की मदद से यूके लेड अलायंस की जीत हुई और फैसिस्ट फोर्सेस का अंत हुआ। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 वर्ल्ड वॉर 1 के मुकाबले और अधिक विनाशकारी था, जिसका नुकसान यूके को झेलना पड़ा। इधर वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यूके अपना नेतृत्व खो चुका था। नेतृत्व अब यूएसए और यूएसएसआर के हाथों में थी। वर्ल्ड वॉर के बाद ये दो पावर सुपर पावर बनकर उभरे, लेकिन वॉर के बाद अगले 40 वर्षों तक यूएसए और यूएसएसआर के बीच कोल्ड वॉर चलने वाला था, जिसमें यूके यूएसए का छोटा पार्टनर बनकर रह गया। अब यूके की हालत ऐसी थी कि वो अपने कॉलोनीज मेंटेन करने के लिए सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर सकता था। नतीजतन 1945 के बाद यूके भारत को आनन फानन में आजाद कर देता है और जल्दी के फैसले का असर भारत को पार्टीशन के रूप में झेलना पड़ता है। ठीक ऐसे ही यूके ने फिलिस्तीन के साथ किया। इन सब के बाद यूके अपने बचे रिसोर्सेज के साथ अपने लोगों के वेलफेयर पर ध्यान लगाने लगा। 1956 में यूके ने अपने बचे खुचे नेतृत्व को बचाने का काम सुएज क्राइसिस में किया, जो कि उसके लिए डिजास्टर साबित हुआ और यही उसके पतन का चौथा कारण भी था। इजिप्ट के लीडर अब्देल नसीर ने सुएज कैनल को नेशनलाइज्ड कर दिया। यूके ने फ्रांस और इजराइल की मदद से इसका कंट्रोल रिगेन करने के लिए इजिप्ट पर आक्रमण किया, लेकिन वैश्विक दबाव ने उसे बैकफुट पर ला दिया। अंततः यूके को विड्रॉ करना पड़ा, जिससे ये साफ हो गया कि अब ब्रिटिश अंपायर का प्रभुत्व खत्म हो चुका है। अब वो दुनिया को पहले की तरह रूल नहीं कर सकता। 1960s में यूके के बची खुची कॉलोनीज खत्म होने लगी। यूके वॉर के समय अपने मिलिट्री सप्लाई के लिए यूएसए पर टोटली डिपेंडेंट था, लेकिन यूएसए में ट्रेडिशनल कॉलोनिज्म और इंपीरियलिज्म को सपोर्ट नहीं था, जिस वजह से वो भी यूके को उसकी कॉलोनीज मेंटेन करने के लिए ज्यादा मदद नहीं कर पा रहा था। नतीजतन भारत के बाद एक एक करके कई कॉलोनीज आजाद होने लगे। बाद में अफ्रीकन और कैरेबियन कॉलोनीज ने एशिया को फॉलो किया और यूके, जो कि पहले से ही कमजोर पड़ चुका था, उसके पास डीकोलोनाइजेशन मूवमेंट से लड़ने की हिम्मत नहीं बची थी। इन मूवमेंट्स के बाद बस कुछ टेरिटरीज ही बच गए, लेकिन पुनः वैश्विक दबाव के कारण वे भी इंडिपेंडेंट हो गए। तो इस तरह से ब्रिटिश कॉलोनिज्म का अंत हुआ। उसके बाद ब्रिटिश अपने घरेलू हालत सुधारने में लग गया, लेकिन आज भी उनके हालत में कुछ खास सुधार नहीं आया। 1973 में यूके ने ईयू के प्रेडिसेसर यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी को ज्वाइन किया, जिसके बाद यहाँ इकोनॉमिकल कंडीशन में सुधार आया, लेकिन ये ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाया और यूके फिर इंटरनेशनल क्राइसिस में चला गया और उसे फिर से लोन लेना पड़ा। इस तरह से यूके के आगे भी उतार चढ़ाव बने रहे और हाल ही में कोविड को ठीक तरह से न संभाल पाने की वजह से हमें उसकी कमजोरी दर्शाता है। तो दोस्तों, इस तरह से ब्रिटिश अंपायर अपने वर्चस्व को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेकर विभिन्न कारणों द्वारा अपने पतन तक निरंतर लाता चला गया और आज भी वो कमजोर स्थिति में नहीं है। दोस्तों, ये थे ब्रिटिश अंपायर के पतन के कुछ कारण। आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।